नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी की। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति चर्चा के दौरान कहा, पोषण अभियान हर राज्य में पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में 3 आतंकवादी ढेर। स्वीडन की संसद ने मैगडेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने को मंजूरी दी। भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत और फ्रांस के बीच मुकाबला जारी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स के दूसरे दौर में। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको भी सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये 3 कृषि कानून हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट के जो 2 निर्णय हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैंने ये भी विस्तार में कहा कि जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 3,054 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गई है। उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को 9,000 जबकि डिप्लोमा करने वाले प्रशिक्षुओं को 8,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग संसाधनों और प्रौद्योगिकी से संबंधित योजना ओ स्मार्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 2021 से 2026 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर कुल 2,177 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडलीय समिति ने वातावरण और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, पर्यवेक्षण प्रणालियों और सेवाओं, इक्रॉस तथा आगामी 5 वर्ष की 2021 से 2026 की अवधि के लिए इसकी 8 उप योजनाओं को मंजूरी दी। इसका कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर रहा है और इसमें भारत मौसम विभाग, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय संस्थान और समुद्री सूचना सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण अभियान हर राज्य में मिशन मोड में पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए। 39वें प्रगति इंटरैक्शन में पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने जमीनी स्तर पर शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए स्व सहायता समूहों और अन्य स्थानीय संगठनों के योगदान की बात कही। बैठक में समीक्षा के लिए 8 परियोजनाओं सहित कार्यसूची में 9 विषयों की समीक्षा की गई। परियोजनाओं में से 3 रेल मंत्रालय की, 2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय की हैं तथा 1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं की लागत बढ़ जाने को रोकने के लिए समय पर इन्हें पूरा करने की जरूरत पर बल दिया। इस बैठक में 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की कुल लागत की 300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इस हवाई अड्डे का विकास संपर्क को बढ़ावा देने और विमानन क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य में कई हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इससे कई उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और नए रोजगार सृजित होंगे। हवाई अड्डे को सड़क, रेल और मेट्रो से जोड़ा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के बन जाने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भीड़-भाड़ कम होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र की व्यवस्था होगी। इसके कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 11,721 करोड़ रुपए की लागत की 257 किलोमीटर लंबी 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की प्रगति और खुशहाली के लिए इस क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। 2014 में जब हमारी सरकार आई, मैं मंत्री बना, तो जम्मू कश्मीर में एनएचआई की लंबाई केवल 1,695 किलोमीटर थी और 2021 में आज एनएचआई की लंबाई 2,664 किलोमीटर हुई है। 1,000 किलोमीटर ये 5-7 साल में हमने बढ़ाया। जम्मू कश्मीर की इस परिस्थिति को देखकर हमने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर में टनल बनाए बिना कोई पर्याय नहीं है और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर में हम पूरे देश में जितनी टनल बना रहे हैं उससे करीब 50% टनल हम जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं। इस बात का मुझे अभिमान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने ये भी कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के लागत की राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं का काम पूरा हो जाने पर जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच 12 महीने सड़क संपर्क की सुविधा उपलब्ध होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इन परियोजनाओं से केंद्र शासित प्रदेश का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रामबाग इलाके में आज शाम सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके किसी आतंकी संगठन से संबंध का अभी पता लगाया जा रहा है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने और हासिल की गई उपलब्धियों से समाज को लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक समारोह में उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने राष्ट्र को विकसित, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। आपको जो कुछ भी मिला है, समाज से मिला है, इसको हमें वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और आगे आने वाली पीढ़ी वो आपको कैसे याद रखेगी। इस शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है तो शिक्षण संस्था का नाम जरूर याद रखेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपने क्या किया है उसको हर कोई याद रखेगा। मैं इस प्रकार की अपेक्षा भी करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये समय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को याद करने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों के बारे में बताया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है और अगर किसी को शिक्षा मिलेगी तो वो विकास के रास्ते निकालेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अनेक विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रदेश के शैक्षिक मानचित्र पर कानपुर का एक विशेष स्थान भी है। IIT और NSI जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, 3 विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों शिक्षा संस्थानों के कारण कानपुर में जितनी अधिक शैक्षिक सुविधाएं मौजूद हैं, देश के प्रति उतनी ही अधिक हम सबकी, विशेषकर कानपुर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू रविवार को नई दिल्ली में अपने निवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने को स्वीकृति दी। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी की। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति चर्चा के दौरान कहा, पोषण अभियान हर राज्य में पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में 3 आतंकवादी ढेर। स्वीडन की संसद ने मैगडेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने को मंजूरी दी। भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत और फ्रांस के बीच मुकाबला जारी और इंडोनेशिया ओपन
बैडमिंटन में पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स के दूसरे दौर में। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दूसरे चरण में भारत से संबंधित जनसंख्या, पुनर्प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण तथा अन्य प्रमुख संकेतकों का तथ्य पत्र आज नई दिल्ली में जारी किया। यह पत्र 2019-2021 के सर्वेक्षण से संबंधित है, जो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनात्मक डेटा प्रदान करना है। सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से कम होकर 2 हो गई है। पूर्ण टीकाकरण अभियान के अलावा 23 माह से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के मामले में भी काफी सुधार हुआ है, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर 62% से बढ़कर 75% हो गया। रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 में 23 माह से 12 वर्ष आयु वर्ग के 75% बच्चे हैं, जिनका पूर्ण टीकाकरण कर लिया गया है। ओडिशा में पूर्ण टीकाकरण वाले सबसे अधिक 90% बच्चे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 118 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.33% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वाधिक है। कल 10,949 रोगी स्वस्थ हुए और 9,283 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को पत्र लिखकर कहा है कि उनके यहां साप्ताहिक कोविड जांच की संख्या बहुत कम है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इन राज्यों को अपने यहां ज्यादा से ज्यादा जांच करानी चाहिए। उनका कहना था कि विवाह और अन्य त्योहारों के मद्देनजर इन दिनों लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जांच बढ़ाने की जरूरत है। आकाशवाणी समाचार के फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार कोरोना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता रात 9:30 बजे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर कॉल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख को मजबूत और बेहतर करने के लिए $30 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। इससे 5 करोड़ 10 लाख झुग्गी झोपड़ी बस्तियों सहित 25 करोड़ 60 लाख शहरी निवासियों को लाभ होगा। गुजरात में अगले 5 वर्ष में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। परियोजना के तहत विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा विकास बैंक AIDB के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। परियोजना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90% छात्र लाभान्वित होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की जयंती मनाते हैं,
जिनका जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ था। वे राजस्थान के बनस्थली क्षेत्र में जीवन कुटीर की स्थापना और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जयपुर राज्य प्रजा मंडल का पुनर्गठन करके स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया। कोटि कोटि कंठा सो गावा राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान। हीरालाल शास्त्री का जन्म जयपुर के जोबनेर में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में ही पूरी की। बचपन से ही हीरालाल शास्त्री की दिली इच्छा थी कि वो गांव में जाकर दलितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। हीरालाल शास्त्री 1921 में जयपुर राज्य सेवा में शामिल हुए और गृह तथा विदेश विभाग में सचिव बने। हालांकि उन्होंने 1927 में इस्तीफा दे दिया और बचपन के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1929 में जयपुर से 45 मील दूर एक दूरस्थ और पिछड़े गांव बनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की। उन्होंने समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और ग्रामीण पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया। उनके द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता बाद में कई राजपूताना राज्यों में राजनीतिक जागृति के अग्रदूत बने। हीरालाल शास्त्री ने जब 1937 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल को पुनर्गठित किया और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आकर्षित किया, वे 2 बार इस मंडल के महासचिव और इतनी ही बार इसके अध्यक्ष चुने गए। 1939 में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रजामंडल के सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 6 महीने की जेल की सजा काटी। दुनिया जानी आजादी की बलिवेदी पर भी प्रताप कुर्बानी। 1947 में हीरालाल को ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी वर्ष वे संविधान सभा के लिए चुने गए। 1948 में जयपुर में एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई तो हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया तो वे इसके पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें विविध रियासतों को प्रभावी आधुनिक प्रशासन में एकीकृत करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस जटिल कार्य को बहुत ही कम समय में बखूबी पूरा किया। हीरालाल शास्त्री का 28 दिसंबर 1974 को निधन हो गया। अपने विचारों में स्पष्ट तथा निडर और एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हीरालाल शास्त्री एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ आज नारी शिक्षा का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। एक मजबूत, एकीकृत और प्रगतिशील राजस्थान की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से उन्हीं को जाता है। डाक और तार विभाग ने नवंबर 1976 में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट निकाला। हम इस महान भारतीय और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी गुलाम गौस खान को भी याद करते हैं, जो पीर गेट, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो 1857 के विद्रोह के फैलने के तुरंत बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में अपने गांव की सेना में शामिल हो गए। गुलाम गौस खान को एक कार्रवाई के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ हत्या और विद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 1858 में फांसी दे दी गई। साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें।
उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वीडन की संसद ने मैगडेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सोशल डेमोक्रेट नेता स्टीफन लाफवेन को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। 7 साल तक सरकार में वित्त मंत्री रहीं सुश्री एंडरसन के पक्ष में 117 सदस्यों ने वोट डाला। सुश्री एंडरसन ने 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री गोरान परसोन की राजनीतिक सलाहकार के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और ब्रिटेन जैसे अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देशों के तालमेल से कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार से लगभग 50 मिलियन बैरल तेल जारी करने की घोषणा की है। ओपेक प्लस के तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल के अधिक उत्पादन की मांग की अनदेखी करने के बाद प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देशों ने यह कदम उठाया है। भारत पहले ही अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चे तेल जारी करने की घोषणा कर चुका है। भारत ने कहा है कि तरल हाइड्रोकार्बन का मूल्य निर्धारण उचित तरीके से बाजार के अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने ईंधन पर वैट में कमी की। और अब आर्थिक समाचारों के साथ विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 223 अंक लुढ़ककर 58,341 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक गिरकर 17,415 पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाला सोना 35 रुपए की कमी से 47,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर चांदी 20 रुपए की मामूली मजबूती से 62,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $82.20 प्रति बैरल के आसपास रहीं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को संविधान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक दिवस के महत्व को स्वीकार करते हुए 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। संविधान दिवस आयोजन के अंतर्गत इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और उनके साथ पूरा राष्ट्र जुड़ जाएगा। श्री कोविंद संविधान सभा में हुई चर्चा, संविधान की हस्तलिखित प्रति के डिजिटल स्वरूप और इसमें अब तक हुए संशोधनों सहित संविधान के पूर्ण स्वरूप को जारी करेंगे। शाम को उच्चतम न्यायालय के 2 दिन के संविधान दिवस समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत और फ्रांस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस ने 2-1 की बढ़त बना ली थी। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। इससे पहले बेल्जियम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से और मलेशिया ने चिली को 2-1 से हराया। कनाडा को 1-0 से और पूल डी में जर्मनी ने पाकिस्तान को 5-2 से शिकस्त दी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी की। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति चर्चा के दौरान कहा, पोषण अभियान हर राज्य में पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में 3 आतंकवादी ढेर। स्वीडन की संसद ने मैगडेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने को मंजूरी दी।
भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत और फ्रांस के बीच मुकाबला जारी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।